व्हाट इज एक्सेलरेशन? नाउ लुक हियर, चलिए समझेंगे इस चीज को। एक्चुअली एक्सेलरेशन को, व्हाट इज दैट? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर से, ऐसे करके ए पे वेक्टर सिंबल लगाते हैं। ये किसका सिंबल है बोलो? वेक्टर। पहली बात कि इसको वेक्टर सिंबल ही क्यों लगाते हैं? लॉजिक ये है क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी जल्दी बोलो? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इस ये किस पे डिपेंड करेगा जल्दी बताओ? डायरेक्शन पे क्या करेगा? ये डिपेंड करेगा। तो डायरेक्शन पे ये डिपेंड करेगा, पहली बात। एक्सेलरेशन को एक्चुअली दिया जाता है, डेफिनेशन क्या लिखा जाता है एक्सेलरेशन का? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। हाँ या ना? ये तो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है। वेलोसिटी में चेंज बाय टाइम में चेंज का जो रेशियो होगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, व्हाट जल्दी बताइए? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी इज गिवन बाय v2 minus v1 वेक्टर्स बाय t2 minus t1, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ये कह रहा है एक्सेलरेशन। सही बात है, बट अब आ जाओ ऊपर वाले टर्म को थोड़ा समझते हैं। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को केवल देखें, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैसे हो सकता है? पहला, फर्स्ट, क्या मैं कहता हूं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्पीड कह देते हैं? बोलो हाँ या ना? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, पिछले क्लास में डिस्कस किया, वो क्या कह देता है? स्पीड। तो हमको पता है दैट इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट जल्दी बताइए? स्पीड। सही बात है। उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक ना? मैग्नीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कैसे कर सकते हैं? स्पीड को चेंज कर दीजिए, पहला। सेकेंड, स्पीड अगर नहीं चेंज करना चाहते तो डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। क्या चेंज कर दीजिए? क्योंकि अगर वेलोसिटी को चेंज करना है या तो स्पीड बदल दो या डायरेक्शन बदल दो, दोनों के बदलने से वेलोसिटी बदल जाता है। बहुत अच्छे से डिस्कस किया, वेलोसिटी और स्पीड को पढ़िएगा एक चीज। और यहाँ थर्ड ऑप्शन है कि स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ विल चेंज। बोलो हाँ या ना? दोनों बदल दो एक साथ, तब भी वेलोसिटी बदल जाता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। स्पीड का बदलना, एक पार्टिकल है वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। और कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के 9 मीटर पर सेकंड हो गई। डायरेक्शन बदल रहा है क्या उसका? क्या डायरेक्शन बदल रहा है क्या? वही सेम स्ट्रेट लाइन है, बट वैल्यूज तो बदल रहे हैं ना। स्पीड चेंज हो गया। डायरेक्शन कैसे बदलेगा? याद कीजिए, मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल बताया था सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल को सर्कल में चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए, और मान के चलिए उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड की। हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से है, बट क्या डायरेक्शन सेम है क्या? हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलता जा रहा है, डायरेक्शन के बदलने से ही वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है। इसी का एग्जांपल ले लो। यहाँ मान के चलो 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ मान लो 7 मीटर पर सेकंड। लगातार स्पीड भी चेंज कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, केवल स्पीड चेंज कर रहा है। और इसको बेसिकली हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी ऊपर से आता है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम क्या दे देगा बोलो? ठीक है, बेस्ट इलस्ट्रेशन है समझने की। आया समझ में? देखो वैल्यूज यहाँ बदल रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे को बच्चे हम लोग कह देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
आगे चल के ये टर्म आएगा। कौन सा मोशन जल्दी बताओ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है जल्दी बताइए? सेम है, बट डायरेक्शन तो बदल रहा है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसे क्या कह देते हैं? इसे कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। अभी सर्कुलर मोशन तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, बट तुमको एक इंट्रो करा दिया। समझ में आई बातें? तो सारे बच्चे बताएंगे प्लीज, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में चेंज, जो ये ऊपर वाला टर्म है, इसी को मैंने इलस्ट्रेट किया है नीचे कि वेलोसिटी को आप कैसे बदल सकते हैं। मैंने सिखाया है आपको वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? स्पीड। स्पीड को बदल दो, बदल जाएगा। डायरेक्शन बदल दो, बदल जाएगा। दोनों को बदल दो, तब भी बदल जाएगा। याद रखिएगा, हम 3 एस्पेक्ट्स में समझेंगे चीज को कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, स्पीड चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, या स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है नहीं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए समझेंगे, धीरे धीरे इसको और क्लियर करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, सही बात है। ऐसा यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर बाय क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो आगे समझेंगे इसके बारे में। और अगर मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है, तो पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू लेते हैं। हमेशा एक्सेलरेशन का जो भी क्वांटिटी लेंगे, उसका एवरेज डेटा निकालेंगे, उसका इंस्टेंटेनियस डेटा निकालेंगे। तो मान के चलो मैंने एवरेज वैल्यू निकाला। कौन सा वैल्यू निकाला? ए एवरेज निकाला आपने, एवरेज एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन जो आपने निकाला, एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा? दैट इज आएगा चेंज इन वेलोसिटी। इट इज वही जो ऊपर लिखा है, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t। दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा v बटा डेल्टा क्या चीज? t। डेल्टा v बाई डेल्टा t का वैल्यू जो आएगा, उसको हम लोग कहेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ये ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा को। क्या चीज को? जल्दी बताओ, डेल्टा को। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल चेंज को। क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो किस में चेंज आ रहा है? वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो जो फॉर्मूला लिखा है एक्चुअली वो एवरेज एक्सेलरेशन का डेटा है। किसका है बोलो? एवरेज एक्सेलरेशन। इसी के संदर्भ में एक तो ये हो गया ए। एवरेज एक्सेलरेशन को बी के टर्म में आप एक ऐसे भी लिख सकते हो, ए एवरेज कैन बी रीरिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ ए dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन ऑफ ए dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज? dt। ये आपको एवरेज एक्सेलरेशन का ही वैल्यू आएगा। किसका आएगा बताओ? एवरेज एक्सेलरेशन। अब इंटीग्रेशन के बारे में भैया, ये तो थोड़ा आपको सीखना ही पड़ेगा इस ऑपरेशन को। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो जरूर जाके सेट करें, देखें, तो समझ में आ जाएगा। ए डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये भी आपको होगा। ये कब आएगा? जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ हो, तो कहते हैं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कोई हैवी शब्द नहीं है, हम जब करेंगे इसको आराम से समझ में आ जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में कह रहे हो, एक्सेलरेशन इज टाइम डिपेंडेंट। पे डिपेंड कर रहा है बोलो? टाइम डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन अगर टाइम डिपेंडेंट है तो उसके लिए ये आ जाता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट, एक तो आ गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। के बाद क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चा, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन जल्दी बताइए? इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? ये शब्द आगे देखिए, यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है? इंस्टेंट लिखा है। इंस्टेंट का हिंदी मीनिंग होता है क्षण से। क्षण का मतलब होता है अ वेरी शॉर्ट टाइम, अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। बहुत छोटे समय के लिए जब एक्सेलरेशन पता करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ऊपर वाला भैया क्या है? तो ये हो जाता है बच्चे एक फाइनाइट टाइम इंटरवल। फाइनाइट टाइम इंटरवल का मतलब होता है थोड़े लंबे समय तक, थोड़े
लंबे समय तक एक क्षण है, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से फाइनाइट टाइम इंटरवल का मतलब होता है एक गिवन टाइम होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ 5 सेकेंड से लेके 11 सेकेंड तक, इसको टाइम इंटरवल कहा जाता है। 5 से 11 सेकेंड, 6 सेकेंड बीता, 1 2 3 4 5, बुलाया नहीं है। इसमें कैसे पता करेंगे, मुझे पता करना है एट फिफ्थ सेकेंड, ऐसे करके लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा बोलो, एट फिफ्थ सेकेंड। एकदम ठीक 5वें सेकेंड पे बताइए एक्सेलरेशन कितना है। क्या फर्क समझ में आ रहा है दोनों स्टेटमेंट में? 5 से 11 बोला, 6 सेकेंड बीत गया ना। 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ बोला नहीं 5वें सेकेंड पे कितना एकदम दिखा रहा, तो वही बताइए एग्जैक्ट। ये छोटा टाइम इंटरवल, इसके लिए क्या करते हैं, अगर इसका एक्सेलरेशन पता करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट इज गिवन बाय डीवी बाय डीटी, दैट इज गिवन बाय, बोलो सब कोई, डीवी बाय डीटी। और यहाँ हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। क्या करना पड़ेगा बोलो, डिफरेंशिएट। अब रिक्वेस्ट है प्लीज, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मैं लेक्चर भेज दूंगा, आप प्लीज दोनों ऑपरेशंस को क्लिक क्लिक कर लीजिए जो भी अच्छे नए हैं। बार बार यूज में आएगा, यूज केस आएगा, एक बार समझ लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। आप बोलेंगे देखो बच्चा सेशंस टाइमिंग आप देख लो, जुलाई एंड है, बात समझिए, हम लोग जुलाई एंड पे पहुंच, 7वां महीना खत्म हो रहा है, 6 7 महीने के बाद ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, तो उसमें बेसिक्स तो आपको एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए। नहीं, कोई इफ एंड बट्स नहीं है, ये मेरी मोरल ड्यूटी है कि आपको समझाना कहाँ से क्या करना है, बट आप भी समझिए मैं कोर्स को लेके बार बार पीछे जाके आपको एक एक चीज नहीं करवा पाऊंगा। समझिए तो सही, आप फिर मेरे को क्लेम कर दोगे आके कि मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट कर रहे हैं आप, मतलब दो सिक्का आपका पहलू नहीं हो सकता ना, तो आप दो ऑपरेशंस प्लीज कर लीजिएगा जाके, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल, काइंड रिक्वेस्ट है। बहुत सारे, मैं आपको अपना शेयर कर दूंगा वीडियो, नहीं तो आप कोई भी जाके देख लो सेक्शन यार, प्रेजेंट आ जाएगा, कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। बाद बाकी जहां रिक्वायरमेंट होगा मैं बताते चलूँ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये आता है, ठीक है। अब आता है डीवी बाई डी को डिफरेंशिएट किया गया, इसको कैसे करेंगे आप, ए इंस्टेंटेनियस, इसको ऐसे करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चा, डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। करना क्या है, dx से डिवाइड कर दो और dx से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो जल्दी बोलो, dx से डिवाइड और dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई करोगे, और dx बाई dt जो होता है, dx बाई dt होता है, कोई बच्चा बता सकता है dx बाई dt क्या होता है, पिछले सेशंस में पढ़ाया है। व्हाट इज dx बाई dt बोलो यार, ये क्या देता है, dx बाई dt क्या देता है, dx में पलटिए, नोट्स पलटिए, यही तो प्रॉब्लम है, पलटिए नोट्स, वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी निकालिए, कहीं कुछ लिखा है, देखिए ऐसा, क्या लिखा है, dx बाई dt क्या दे रहा है बोलो, dx बाई वेलोसिटी दे रहा है, दिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला था, बोलो हाँ या ना। चलो अप्लाई कर दो, dx बाई dt, ए इंस्टेंटेनियस जो हो जाएगा dv बाई dx, और इसकी जगह तुम v लिख दोगे, तो ए इंस्टेंटेनियस जो हो जाएगा v इंटू dv बाई dx, v इंटू dv बाई dx। इसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन जल्दी बताओ, इंस्टेंटेनियस। तो फॉर्मूला आ जाएगा इधर dv बाई dt, फिर से सुनो, इससे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई, dx बाई dt जो होता है वो होता है v, मैंने उसको बस अरेंज करके लिखा है, v इंटू dv by dx is equals to a instantaneous, that is called as a instantaneous acceleration। कौन सा एक्सेलरेशन कहलाता है, तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे एक कैटेगरी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। इसके दो फॉर्मूलाज चलेंगे, एक एक्स के रिस्पेक्ट में, एक टी के रिस्पेक्ट में, एक टी के रिस्पेक्ट में, एक एक्स के रिस्पेक्ट में। इज इट ओके, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन ये। इज इट ओके, आया सबको समझ में, चलिए कर लीजिए कॉपी।
हो गया? नाउ लुक हियर, देखो सब कुछ। तो एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस डेटा ये आया और एवरेज डेटा ये आया। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन के लिए लिखा क्या? वैल्यू आया हमारे पास, दैट इज वो दोनों डेटा। अब सोचो क्या होता है थोड़ा समझते हैं। कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। कब हम किसी बॉडी को रिटार्ड करते देखेंगे और एक्सेलरेट करते देखेंगे? ठीक है, पहला समझिए। अगर किसी भी मोशन के दौरान अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर ही है जिधर वेलोसिटी लाई कर रहा है, दोनों पैरेलल है। वेलोसिटी जिधर जाना चाह रहा है उधर ही एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी किधर होता है? ये वेलोसिटी है, ये ऑलवेज इन द इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। इस बात को प्लीज जहन में सुनिएगा अच्छे से। अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आप कहेंगे कि दोनों पैरेलल हैं। अब दोनों अगर पैरेलल हैं
तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा? और उस दौरान अगर 0 डिग्री के बराबर है, तो याद रखिएगा एक टर्म आता है जिसे आगे हम लोग समझेंगे उसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, ए डॉट वी, ऐसे डॉट लिखा रहेगा बीच में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले समझ लेते हैं। ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो बच्चे होता है ए बी कॉस थीटा। बोलो मेरे साथ सारे बच्चे, ए बी। तो ए डॉट वी को भी ऐसे लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। अब पैरेलल है तो कितना एंगल है? 0। तो क्या लिखेंगे इसको? ए भी कॉस 0। बोलो हाँ या ना? और कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर, कितने के बराबर? 1। इट कम्स टू बी ए इंटू वी इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू ए वी। तो ए डॉट वी का वैल्यू जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, के बराबर होगा बोलो। और जब कभी आपको ऐसा केस देखने को मिले, याद रख लीजिएगा ये केस है एक्सेलरेशन का। किसका केस है बोलो? एक्सेलरेशन का। दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर मैं मान लिया सेकेंड वन, या अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के, ठीक है, एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड लग रहा है और वेलोसिटी किधर लग रहा है? राइट साइड। तो वहां रखिएगा इसको, ये हम लोग कहेंगे दे आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल। क्या कहलाता है बोलो? और एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो। और उस दौरान जब इसका डॉट निकालेंगे इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसके लिए टेंशन ना ले, बहुत डिटेल से टॉपिक ये पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट वी को फिर से खोलिएगा तो लिखेंगे ए वी कॉस ऑफ 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना? और cos 180 का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। ये काय हुआ, कैसे हुआ, सबकी बातें डिस्कस होगा, लेकिन cos 180 का वैल्यू कितना याद रखेंगे? -1। इट कम्स टू बी a इंटू वी इंटू -1 दैट कम्स टू बी माइनस ए वी। ए डॉट वी का वैल्यू जो है बच्चे वो माइनस ए वी। ठीक है। और जब कभी ऐसा केस आ जाए तो इसको हम लोग कहेंगे रिटार्डेशन। क्या कहेंगे बोलो? रिटार्डेशन। अब कोई बच्चा पूछेगा कि भैया एक काम करते हैं, ऐसे कर लीजिए इसको, वेलोसिटी एक्सेलरेशन को राइट साइड कर दिए, वेलोसिटी को लेफ्ट साइड कर दीजिए, क्या ये सही है? हाँ। अपोजिट होना जरूरी है। क्या ये दोनों को उल्टा कर देंगे दोनों चलेगा क्या? हाँ। किसने कहा नहीं होगा? बिल्कुल सही है। दोनों का पैरेलल होना जरूरी है, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक्सेलरेशन लेफ्ट तो वेलोसिटी भी लेफ्ट, एक्सेलरेशन राइट तो वेलोसिटी भी राइट। और यहाँ पे एक लेफ्ट है तो एक राइट है, एक राइट है तो एक लेफ्ट। एक बात और याद रखिएगा, कभी भी अगर मैं राइट साइड किसी भी चीज को ले लूं तो आप याद रखिएगा उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। आप क्या लेंगे बोलो? राइट साइड जिस चीज को लेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जिस चीज को लेंगे निगेटिव। ठीक है। उसी तरीके से बताइए इसका क्या होगा, माइनस या प्लस? माइनस हो जाएगा ना लेफ्ट साइड। और इसका क्या हो जाएगा? इसका बोलिए, और इसका बोलिए। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो हाँ या ना? रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन को कैसे पकड़ते हैं? चलिए, अगर मैं इसी तरीके से रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में, अगर मैं आज पूछता आपसे, बताइएगा यहाँ पे एक तो हो गया कि दोनों पैरेलल है, एक हो गया दोनों एंटी पैरेलल है। थर्ड, कि ए परपेंडिकुलर है वी के। ए परपेंडिकुलर है किस चीज के बताओ? वी दे रखा है। और ये केस है जिसमें ये ए परपेंडिकुलर है वी के, और ए परपेंडिकुलर है वी के, तो ध्यान रखिएगा इस केस में अगर ए परपेंडिकुलर है वी के तो दिस इज द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन जल्दी बोलो? ये सर्कुलर मोशन का केस। और उस दौरान इस एक्सेलरेशन का नाम हो जाता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो सब कोई, कौन सा एक्सेलरेशन जल्दी बोलो? सेंट्रीपिटल। ठीक है। तो याद रखना इस दौरान ये पार्टिकल एक्सेलरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, काइनेमेटिक्स का सबसे जबरदस्त टॉपिक यही है, एक्सेलरेशन। और ये समझ गए आपको पूरा चैप्टर का जिस समझ में आ जाएगा। सर्कुलर मोशन, कौन सा मोशन जल्दी बताए? सर्कुलर मोशन।
मतलब पार्टिकल जब सर्कल में घूमता है ना, तो उस दौरान एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होता है। वेलोसिटी हमेशा याद रखिएगा टेंजेंट के अलोंग होता है। किसके अलोंग होता है? और एक्सेलरेशन हमेशा रेडियस के अलोंग होता है। किसके अलोंग होता है? तो आपका एक्सेलरेशन किसके अलोंग दिखाई दे रहा है? बोलो सब कोई। रेडियस। और वेलोसिटी किसके अलोंग दिखाई दे रहा है? और ये सर्कुलर मोशन है। तब जब ए डॉट वी निकालेंगे आप, तो उस दौरान ए वी कॉस ऑफ कितना डिग्री कर देंगे आप बोलो? 90। और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है? 0। ये हो जाएगा ए वी इंटू 0। तो ए डॉट वी का जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? 0। ए डॉट वी 0 हो जाएगा। तो पहले ये 3 केसेस समझ में आया मोटे तौर पर? बोलो हाँ या ना। अगर पैरेलल है तो एक्सेलरेशन है, एंटी पैरेलल है तो रिटार्डेशन है। एंटी पैरेलल में किधर भी डायरेक्शन है। कोई मैंडेटरी नहीं है कि कौन प्लस में है कौन माइनस में। अपोजिट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अपोजिट। उसके बाद क्या लिखा है बच्चे यहाँ पे कि अगर ये परपेंडिकुलर है, क्या है बोलो? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर रहने पे ये कैसा मोशन हो जाता है? और आपके दिमाग में एक ख्याल तो जरूर ही आया होगा कि भैया अगर कोई एंगल हो तो क्या हो जाएगा? ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, मान के चलिए कोई एंगल है दोनों के बीच, तब कौन सा गेम होगा? तो इस दौरान याद रखिएगा, इस दौरान थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगले चैप्टर का थोड़ा जिस्ट आएगा। वेक्टर नाम का एक चैप्टर है, उसका जिस्ट आएगा। और आपको जैसे यहाँ पे एक आया डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे याद रखिएगा जब ए एंगल बनाता है वी के साथ, तो इसके दो रिजोल्यूशन कंपोनेंट होते हैं। इधर आप ए कॉस थीटा लिखोगे। अब ये कैसे लिखा रहा है टेंशन मत पालो, जैसे बता रहा हूँ बस उसको जहन में बैठा लो। इधर थीटा लगा हुआ है, उधर हम लोग लिख देंगे ए कॉस थीटा, और उसके ठीक परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। प्लीज इन टॉपिक्स को लेके घबराइएगा नहीं, ये टॉपिक रिजोल्यूशन में आएगा। अब मुझे यहाँ बताना जरूरी है बच्चे, बिना इसके आप कंसेप्ट नहीं डेवलप कर पाएंगे, इस कारण से बताना। तो जब कभी एंगल पे अगर एक्सेलरेशन होता है, उसके दो कंपोनेंट कर देते हैं हम लोग, ए कॉस थीटा और ये क्या हो जाता है? ए साइन थीटा। ठीक ना? अब थोड़ा सा गौर कीजिए, ए कॉस थीटा क्या आपको वी के पैरेलल नजर आ रहा है? बोलो हाँ या। ए कॉस थीटा वी के क्या नजर आ रहा है? बोलो। पैरेलल नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है? सेम है। ये पैरेलल है। तो जो ए कॉस थीटा है और जब पैरेलल हो जाता है, वो किसका केस है? बोलो किसका केस है? एक्सेलरेशन का या रिटार्डेशन का? याद रखना, ए कॉस थीटा उसको एक्सेलरेट कर देगा, मतलब ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा। क्या प्रोवाइड कर देगा? बोलो। ठीक है। और ए साइन थीटा क्या नजर आ रहा है आपको? बोलिए तो वी के। ए साइन थीटा वी के साथ कितने का एंगल बना रहा है? ए साइन थीटा वी के साथ कितने का एंगल बना रहा है? 90। क्लियरली नजर आ रहा है कितने डिग्री का बना रहा है? तो ए साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू वी, और परपेंडिकुलर टू वी का केस नजर आ रहा है। तो ए साइन थीटा विल प्रोवाइड कौन सा मोशन? जल्दी बताइए। सर्कुलर। कौन सा मोशन? जल्दी बताइए। सर्कुलर। आया समझ में? जब एंगल पे होता है तो पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल सर्कुलेट भी करने लगे। ठीक है, वो तो अलग अलग केसेस आएगा। पर ये पूरा जिस्ट आपको डेवलप कर रहा हूँ अभी से लेके +2 तक। आपको एक्सेलरेशन कहीं भी चर्चा होगा तो इन्हीं केसेस में से एक केस होगा, श्योर एंड सर्टेन। आया समझ में कैसे कैसे? याद रखिएगा, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का केस है, क्योंकि आपको दिमाग में एकदम बैठा के रखना है। अब सुनना, इन सर्कुलर मोशन, कौन से मोशन में? जल्दी बताइए। सर्कुलर मोशन। आप लोग नोट डाल के लिखिएगा इस चीज को जब कभी कॉपी। ठीक है। कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ए cos थीटा जो कि v के पैरेलल है, इसे एक एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है, और इसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो मेरे साथ, क्या बोलेंगे? बोलो। ए cos थीटा जो v के पैरेलल है, वो कौन सा एक्सेलरेशन कहलाएगा? टेंजेंस। और ए sin थीटा जो v के परपेंडिकुलर, उसे कौन सा मोशन कहते हैं? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या ये नोट करके आप लिखेंगे कि जब कभी भी आपका सर्कुलर मोशन होगा, तो इसी एक्सेलरेशन का नाम टेंजेंशियल हो जाएगा, और इस एक्सेलरेशन का नाम कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए। मतलब जो आपका एक cos थीटा नजर आ रहा है आपको, वो क्या है? बोलो। टेंजेंशियल।
और ए साइन थीटा क्या बन जाएगा जल्दी बताइए, सेंट्रीफ्यूज। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, बहुत डिटेल डिस्कशन है, बट आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा आगे चैप्टर में, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से बोलना। कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ये बचपन में भी तुम ये शब्द पढ़े हो। आप उसको डिसेलरेशन भी कहते थे, क्या कहते थे, डिसेलरेशन भी। याद रखिएगा कैसे पहचानते हैं, पहला तरीका क्या, ए और वी क्या होना चाहिए, पैरेलल। पैरेलल हो गया तो ए डॉट वी का फॉर्मूला बताए थे, ए डॉट वी का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो ए वी के बराबर हो जाएगा, cos जीरो का वैल्यू 1। और याद रखिएगा वो एक्सेलरेशन का केस है। रिटार्डेशन में क्या होगा, ए पीछे होगा और वी किधर होगा, आगे। और याद रखिएगा थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 180, तो ये निगेटिव हो जाएगा। अगर 90 डिग्री होगा तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, और ए और वी का प्रोडक्ट किसके बराबर है, और अगर दो एंगल आ गया तो आपको दो कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे, cos थीटा और क्या चीज, sin थीटा। ये रिजोल्यूशन नाम का टॉपिक से आ रहा है, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत पालिए इसके लिए। लेकिन याद रखिएगा, ए cos थीटा पैरेलल हो गया v के तो ये एक्सेलरेट करेगा, और ए sin थीटा परपेंडिकुलर हो गया v के तो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। क्या क्लियर है सभी को? दिस आर द ऑल द केसेस विद द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। और भी कुछ बातें करेंगे पहले इसको ठीक है, और स्टार करके पॉइंट को लिखेगा, कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन।
लेके आया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है, ताला मार के आए। अगर आप नहीं मारते हैं तो प्लीज फिर फोन मत करवाइएगा, साइकिल गायब होगा। मार्केट एरिया है ना, बात समझा करो, कौन आता है कौन जाता है किसी को नहीं पता है। कैमरा में फुटेज निकाल के दे सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, बट साइकिल में ताला जरूर मार दिया। ठीक है, कोई कोई बच्चा होता है ऐसे चला जाता है स्वैग में ऊपर डायरेक्ट। हो गया, देखिए। चलिए इस बात को थोड़ा डिटेल से और समझते हैं, ठीक ना। इस सर्कुलर मोशन का केस। अच्छा बताओ, चैप्टर आप क्या पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स या मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक। या पार्टिकल सीधा सीधा चलेगा, ठीक है, या घूम नहीं रहा। तो इस बात को थोड़ा इलस्ट्रेट करें पॉइंट नंबर डी को ही समझना अच्छे से। चलिए देखिए, एक्चुअली अगर आप मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ते हो, ठीक ना, मोशन इन वन डी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मोशन इन वन डी के अंदर समझेंगे सारे बच्चे, वन डायमेंशन के अंदर एक ही तरह का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा, वो सीधा सीधा होगा। या तो ये केस आएगा या तो ये केस आएगा। अब आपको पता है अच्छे से क्या केस है, ये एक्सेलरेशन का और ये किसका है, रिटार्डेशन। तो भैया ये क्यों बताया फिर, बिकॉज मैं आगे का प्लॉट प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए बहुत अच्छे से आगे चल के कि एक्चुअली चलता क्या है चैप्टर्स में। मान लो एक सर्कुलर आर्क में एक पार्टिकल घूम रहा था, बहुत अच्छे से सुनिएगा सारे बच्चों। हमेशा वेलोसिटी जो होता है सर्कुलर आर्क में वो टेंजेंट के अलोंग होता है। किसके अलोंग होता है, टेंजेंट, ये फिक्स है। वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। वेलोसिटी किसके अलोंग होगा जल्दी बताओ, टेंजेंट। और मान लो एक्सेलरेशन इसका कुछ ऐसे है, ठीक है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में मान लो कुछ ना कुछ एंगल है, दैट एंगल इज थीटा, ठीक है, अभी भी सिखाया। इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बोलो, ए साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, अभी सब कुछ सिखाया वैसा ही, ये ए cos थीटा और ये साइन थीटा। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे एटी वेक्टर से, ठीक है। और दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रिप्रेजेंट करेंगे एसी से, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे। सुनिएगा कहानी सब कोई अच्छे से, इंपॉर्टेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग कैसे लाते हैं, एक्चुअली आप लिखो ए डॉट वी, ठीक है। ए डॉट वी को कैसे ब्रेक करेंगे बोलो सब कोई, ए वी कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा।
ए डॉट वी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा को एक साथ लिख दो इनटू वी कर दो, ठीक है। अब स्मार्ट बच्चे हैं आप लोग, बताइए कौन सा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कह रहा था, कॉस थीटा या साइन थीटा? या एक्चुअली ए कॉस थीटा ही आपका कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। लिखेंगे 80 इनटू वी। बोलो आया नहीं आया? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, वी को, 80 बराबर क्या आ जाएगा बोलो, ए डॉट वी बाय क्या आ जाएगा, वी। ये जो फॉर्मूला होता है इसी को हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में ये फॉर्मूला के ऊपर चर्चा बहुत अच्छा किया हो, ठीक है। तो ए डॉट वी जो है बच्चा, बाय वी जो उसको कहते हैं 80। अभी सिखाया, बस रीअरेंज किया है तो। अरे ए कॉस थीटा क्या है बोलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा ना, ए डॉट वी बाय वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहां तक लिखा, हटा रहा है। अब अगर ऐसे करके लिख दिया तो समझिएगा सबको ही, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को देते कैसे हैं, सुनो, पे चर्चा समझिएगा अच्छे से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या आता है, कहां से आता है? मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन शुरू में, ये डेफिनेशन में, एक्सेलरेशन दो तरीके से आता है। वेलोसिटी को चेंज करने से आता है। वेलोसिटी कैसे बदलता है, डायरेक्शन स्पीड को बदलने से और डायरेक्शन को बदलने से, ठीक है। एटी कैसे आता है, ये एक्चुअली आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से। बोला था ना, स्पीड बदलो या डायरेक्शन बदलो, तो स्पीड के बदलने से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्चुअली, ठीक है। अब स्पीड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी के मॉड से। बोलो हाँ या ना, वी के क्या चीज से, मॉड। तो एटी का कोई फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप लिखेंगे इसको डीवी, ऐसे करके, डीवी का मॉड बाई dt। व्हाट इज डीवी का मॉड, डीवी का मॉड इज बेसिकली क्या, जल्दी बताइए, चेंज इन स्पीड, और स्पीड को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज स्पीड। व्हाट इज दिस मॉड साइन, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत डिटेल से बताया है, लेकिन इसलिए बोले क्रोनोलॉजी पकड़ते रहिएगा पूरे चैप्टर का, अगर आप पीछे की चीजें भूलेंगे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझना है कि व्हाट इज दिस, इज इट ओके। तो ये अगर आप स्पीड में अगर चेंज लाएंगे तो जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो कौन सा होगा, टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होता है एक्चुअली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसी, एसी इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये कैसे जनरेट होता है, इट इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। बोलो सबको क्या होगा बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैंने बोला ना स्पीड के बदलने से एक्सेलरेशन बदल आ सकता है, डायरेक्शन के बदलने से भी एक्सेलरेशन आ सकता है, दोनों के बदलने से एक्सेलरेशन आ सकता है। तो केवल डायरेक्शन के बदलने से अगर कोई चीज आ रहा है तो वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा, अगर वो सर्कुलर मोशन का चर्चा चल रहा है। लेकिन अगर स्पीड में बदल गया तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा, सर्कुलर मोशन के केस में। आपके सामने दिख रहा है ये टेंजेंशियल और ये कौन सा है, आया समझ में? इसीलिए मैंने शुरू में ये डेफिनेशंस लिखवाए थे, आप ताकि और बेस्ट तरीके से समझ लो। और एसी जो होता है इसका फॉर्मूला फिलहाल के लिए याद रखोगे, पी स्क्वायर बाय आर, इसको मेमोराइज कर लो। इसमें कुछ नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल, ये सब चीजें सर्कुलर मोशन में आएगी, बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट अभी आपका बेस तैयार कर रहे हैं कैसे क्या करना है, आया समझ में? ठीक ना, क्लियर है सभी को? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल अगर कहा जाए तो डायरेक्शन के बदलने से आएगा, अगर टेंजेंशियल कहा जाए तो स्पीड के बदलने से आएगा। अब इन दोनों को मिला के टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, ध्यान देंगे सारे बच्चे, दिस इज कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल और दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक एक्सेलरेशन हो जाता है, और ये जो एक्सेलरेशन है आपका, ये नेट एक्सेलरेशन है। नेट एक्सेलरेशन कहते हैं
जो दोनों को मिला के आ रहा है टोटल एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन का डेटा क्या होगा बच्चे? ए नेट का जो डेटा होगा वो हो जाएगा रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। सबको याद रखोगे, बोलो क्या बोलोगे जल्दी बताओ? AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। फिलहाल ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी यूज केसेस के लिए, ठीक ना? ताकि आपका सेकेंड 2D मोशन का पूरा एक बेस तैयार होता रहे अभी से ही और दिक्कत ना हो, ठीक है? तो AC स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? AT स्क्वायर। चलो रेकर करना मेरे साथ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके चेंज होने से आता है, बोलो सब कोई? किसके चेंज होने से? स्पीड। जबकि एक्सेंट्रिक किससे होता है? किससे किससे बोलो? डायरेक्शन के चेंज। और नेट एक्सेलरेशन दोनों का रूट लगा के आता है। अब देखो फर्क क्या है, अगर तुम ए नेट को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हो ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं dv बाई dt। तो बोलेंगे भैया ये कैसे हो गया, आपने फिर से लिख दिया वही चीज। क्या वही चीज है ये? क्या वही चीज है ये? नहीं, अरे भैया ये स्पीड है और ये क्या है? वेलोसिटी है। क्या बोलो? आया समझ में? देखो नेट एक्सेलरेशन बच्चा सेंट्रीपिटल पे भी डिपेंडेंट है, टेंजेंशियल पे भी डिपेंडेंट है। हाँ है ना? और सेंट्रीपिटल जो है वो स्पीड पे डिपेंडेंट है, सॉरी सेंट्रीपिटल जो है डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, और टेंजेंशियल स्पीड पे। और ये स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, और ये क्या चीज है? डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्पीड का बदल दो, दोनों को मिला दो साथ में, तो वही तो वेलोसिटी कहलाता है। अरे बोलो आया नहीं आया? तो तीनों एक्सप्रेशंस क्लियर है आपको? बोलो यार यस और नो। स्पीड में अगर चेंज आया तो कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल। डायरेक्शन में आया तो सेंट्रीपिटल। दोनों में आया तो नेट एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन को वेलोसिटी का चेंज का रेट ऑफ चेंज लिखते हैं। और जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ले लो या स्पीड के रेट को अगर बदल रहे हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा। डायरेक्शन को बदल रहे हो, सेंट्रीपिटल कहलाएगा। दोनों को साथ में बदल रहे हो तो नेट एक्सेलरेशन कहलाएगा। और ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, दोनों को साथ में बदलने का मतलब वेलोसिटी का बदलना। और वेलोसिटी को ही बेसिकली हम लोग एक्सेलरेशन कह देते हैं। क्या फील कर पा रहे हो बातों को? और ये वाला फॉर्मूला आपके जेई एग्जामिनेशंस में, मेडिकल में कई बार ये फॉर्मूला पे पंच किया है सवाल। इसीलिए तुमको अभी से प्रिपेयर करवा रहा हूँ ताकि वहां पे तुम परेशान ना हो। और आप चैप्टर कर रहे हैं काइनेमेटिक्स और मोशन इन 1D के अंदर बच्चा, इसको बॉक्स में अंदर करके लिख लेना। केवल यही दो कंडीशन एप्लीकेबल होगा अभी। अभी जितना न्यूमेरिकल्स करेंगे केवल इसी पे करेंगे। अभी ये बस बेस प्रिपेयर हो रहा है बहुत अच्छे से, ताकि वहां पे आप कोई सवाल आपके दिमाग में ना रहे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, ऑनेस्टली बोलना सभी कोई। कहीं कोई दिक्कत? चलिए बोलिएगा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किधर लगता है? सेंटर की तरफ। टेंजेंशियल किधर लगता है? टेंजेंट की तरफ। कोई दिक्कत यहाँ से? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड के बदलने से, ये डायरेक्शन के बदलने से, और दोनों को बदलो तो वेलोसिटी बदल जाएगा, और वेलोसिटी बदल गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। आया नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को तो बोलो प्लीज। क्लियर है सभी को? अब देखना, यहाँ तक क्लियर है? मैं लिखा है इसको ऐसे करके, इसको और कैसे लिख सकते हैं? अगर मुझे ये लिखना हो तो देखो, थोड़ा स्मार्टली समझना, इस परीक्षा में ये सारे एक्सप्रेशंस पूछे गए। अगर मैं लिखता dv बाई dt, तो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है बाय टाइम, और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड बच्चे हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। कोई बच्चा समझ पा रहा है इस बात को मैं ऐसे कैसे क्यों लिख दिया? बोलो हाँ या ना। ये बताओ क्या है एक्चुअली, बताओ। स्पीड में चेंज है या वेलोसिटी में चेंज है? स्पीड में। ये किस में चेंज है? स्पीड में चेंज है। गौर कीजिएगा, मैं वेलोसिटी में चेंज निकाल फिर मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, और यहाँ मैग्नीट्यूड लेके फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। फर्क है, पहले ही मैग्नीट्यूड ले लिया है, फिर डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट किया है, फिर मैग्नीट्यूड लिया है। आया समझ में? तो ये वेलोसिटी का बदलाव है, और वेलोसिटी का बदलाव एक्सेलरेशन जनरेट करता है, नेट एक्सेलरेशन। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड का बदलाव केवल और केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जनरेट करता है। आया समझ में? यहाँ मॉड का साइन देख किस पे है? पहले ही वेलोसिटी पे मैग्नीट्यूड है। अरे बोलो हाँ या ना? यहाँ डिफरेंशिएट करने के बाद टोटल पे मैग्नीट्यूड है। फर्क है, ऐसा नहीं कि लाइन निकल के बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आया समझ में? ये एक्सप्रेशन नेट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट एक्सेलरेशन को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंजेंशियल को। और ये सारे स्टेटमेंट्स आपके पेपर में आ रखे हैं,
स्टेटमेंट के तौर पे बोला कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है, क्या है, नहीं हो तो जब सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज़ इस बात को प्लीज़ जब कभी करेंगे, इसके ऊपर आप लोग जो भी हो जाएगा इसके ऊपर टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे करके लिख लेना, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इस पे पूरा का पूरा ये डिस्कशन ज़रूर अच्छे से लिखिएगा। आगे चल के देखिएगा आपको चैप्टर का बेसलाइन कितना बच्चा बढ़िया प्रिपेयर हो जाएगा अभी से। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो यार, आया समझ में कैसे है? ठीक ना? इन दोनों में फ़र्क क्लियर हो गया कैसे क्या है? स्पीड का और ये का, ठीक ना? और जब कभी प्लीज़ इन चीज़ को ना वापस जाके जब कभी घर पे बैठो, नोट्स में ज़रूर वापस सुना करो इन सारी बातों को। तब जाके ये ज़हन में और क्लियर हो जाए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना। आपके लिए तो दूसरा-तीसरा बार है नहीं, फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा चैलेंजेस आएगा ही। ठीक ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई बार बोल रहा हूँ, 3 टाइम रिवीज़न होना चाहिए एक टॉपिक का। तब जाके वो दिमाग में बैठ जाता है पूरे तरीके से। तो क्लास में जाते के साथ वापस जब कभी आपको टाइम मिले और एक टाइम एक पेपर जब दे रहे हैं, फिर से आप रिवाइज़ करके आएँ पूरा। ठीक ना? हर पेपर के एंड में, हर चैप्टर के एंड में शॉर्ट नोट्स बनाना एकदम नेसेसरी है। ये करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा चल क्या रहा है। ठीक ना? इज़ इट ओके? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, चलो एक हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब एक सुनो सारे बच्चे, मैंने कहा रिटार्डेशन का केस। रिटार्डेशन कब होता है? ये बताइए। अब एग्ज़ाम्पल लो समझना इस चीज़ को, सारे बच्चे। वो समझाता हूँ क्लियर करके थोड़ा-सा। और अगर मैं बॉडी को ऊपर फेंका, ठीक ना? एक बॉडी को ऊपर उछाला, तो बॉडी ऊपर गया। वो वेलोसिटी उधर ही होता है जिधर बॉडी गया। बोला हाँ या ना? मैं पेन को ऊपर फेंक रहा हूँ, वेलोसिटी भी उधर ही होगा, ठीक है? बताओ ग्रेविटी किधर कॉल करती है इसको? हमेशा डाउनवर्ड? ग्रेविटी ऑलवेज कॉल्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी को एक्चुअली क्या कहते हैं? इट्स एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ या ना? क्या इसको ग्रेविटी कहते हैं केवल? नहीं, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज़? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी तो प्रॉपर्टी है अर्थ का। उसके कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और इसी का तो डेटा बच्चे हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड। अरे बोलो हाँ या ना? पढ़े है ना ये चीज़? अब बताओ ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे। वेलोसिटी किधर लग रहा है? ऊपर। एक्चुअली ये एक्सेलरेशन ही तो है। व्हाट इज़ दैट? एक्सेलरेशन नाम ही पकड़िए ना क्या लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट गौर कीजिए तो थोड़ा सा ये केस को, इन दोनों में किसके पास लग रहा है ये? एक्चुअली रिटार्डेशन का केस है। किसका केस है? इस कारण से किसी भी चीज को ऊपर फेंको तो जाते जाते कभी ना कभी वो वापस आएगा ही, क्योंकि वो रिटार्ड कर रहा है, कभी ना कभी वो रुक जाएगा और जहां पे रुकेगा वो रिटर्न हो जाएगा। आया समझ में? तो ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट जो तुम फेंक रहे थे ऑब्जेक्ट को, वो रिटार्डेशन का केस था। किसका केस था? रिटार्डेशन। समझ में आ गई बात ऐसे क्यों हो रहा है? ये किसका केस है बोलो? रिटार्डेशन का। तो आज के बाद से कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो रिटार्ड करना चालू हो जाएगा ऊपर की तरफ और फाइनली उसका वेलोसिटी इस कारण से जाके जीरो हो जाता है और जहां से जीरो हो जाता है वहां से वो भाई साहब रिटर्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और एग्जांपल समझिए, अगर मैं कह देता कि अगर मान के चलो एक पत्थर को तुम नीचे फेंक दो तो बताओ किस कितने लिमिट में जाके वो वापस आ जाएगा? क्या वो वापस आएगा? क्या वो वापस आएगा सोचो? नहीं, कभी नहीं आने वाला। जितना गड्ढा नीचे उतना नीचे उछलता चला जाएगा। हाँ या ना? अब खाई में फेंक दो, कुएं में फेंक दो, छत के बिल्डिंग से फेंक दो, कहीं से फेंक दो, क्या वो चीज रिटर्न होगा क्या? नहीं। लॉजिक समझिए क्यों? जब वो नीचे जाएगा तो वेलोसिटी भी किधर है बोलो? नीचे। और ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है? अब बताइए, तो ग्रेविटी तो अपना एक्सेलरेशन होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम या अपोजिट? सेम। वो किसका केस है बोलो? और एक्सेलरेशन जब हो रहा है, नाम ही एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ रही है। जब स्पीड बढ़ ही रही है, कमी नहीं हो रहा है स्पीड, तो कोई चीज रुक इसलिए जा कोई चीज रिटर्न इसलिए हो जाती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है। क्या यहाँ पे कभी भी इसकी वेलोसिटी खत्म होगी? नहीं होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये बॉडी चलता रहेगा एंड दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन। कभी भी नहीं स्टॉप होता है, नेवर इट विल गोइंग टू स्टॉप अनटिल अनलेस कोई चीज उसके रास्ते में ना आ जाए। अब खाई के अंदर फेंक दो, लेकिन इसका भी एक केस आगे चल के समझेंगे कि अर्थ के अंदर डिग करके बहुत ज्यादा होल बना दो, वो सब दूसरी बात है।
बट फिलहाल के लिए कोई ऑब्जेक्ट को आपने नीचे फेंका हो, रुक के वापस आ गया हो या रुक गया हो कहीं पे हवा में लटका हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो कितना भी हल्का है, एक रुई का फोम भी क्यों ना हो, भले वो बहुत धीरे-धीरे पहुँचेगा नीचे बट वो पहुँचेगा। समझ में आई बात है? बट वो लेकिन अगर ऊपर फेंकोगे तो कितना भी ऊपर चल जाए, वो फाइनली जाके रिटर्न हो ही जाएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? ये केसेस आप रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का ध्यान रखेंगे एंड दिस इज अबाउट द सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। चलिए लिखेंगे टॉपिक टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सब कुछ नोट डाउन कीजिए और फिगर करेक्टली बनाइएगा।
क्लियर हो गया? चलिए आप एग्जाम्पल्स लिखिए, एग्जाम्पल 1 लिखिएगा। लिखिएगा। चलिए बताइएगा। फॉर मोशन इन 1D, हम लोग 1D मोशन ही पढ़ रहे हैं जिसको काइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक है? सवाल है dv बाई dt जो कि एक्सेलरेशन होता है, ठीक है? पहला ऑप्शन dv बाई dt ग्रेटर देन है dv बाई dt के। सेकेंड, dv बाई dt इज लेस देन dv बाई dt। थर्ड, dv बाई dt इक्वल टू dv बाई dt। फोर्थ, dv बाई dt इज नॉट इक्वल टू dv बाई dt। कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? 1D मोशन के अंदर ये कौन सा फैक्टर सही? ये बताओ क्या है? नेट एक्सेलरेशन है? नेट एक्सेलरेशन और ये dv बाई dt क्या है बोलो? इट्स अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पीड का रेट ऑफ चेंज है। बोलो हाँ या ना? एक बात बताओ, अभी 1D मोशन में बोले थे कुछ, जब एक एक्सेलरेशन या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। बोलो हाँ या ना? तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा मोशन होता है? कौन सा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अगर स्पीड लाई कर रहा है, हाँ या ना? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में स्पीड लाई कर रहा है, तो बताइए वो कौन सा एक्सेलरेशन है? अभी बताया था, देखो दो तरह का था ना। ये वाला किसके डायरेक्शन में था बोलो तो? वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं था ये? बोलो हाँ या ना? और ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी था। तो मैं पूछ रहा हूँ कौन सा मोशन है हमारे पास? 1D मोशन। 1D मोशन के अंदर तो एक ही प्रकार का एक्सेलरेशन हो सकता है ना। अरे यार, जो वेलोसिटी के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उनकी पॉसिबिलिटी है क्या? सर्कुलर मोशन हो सकता है। सर्कुलर मोशन के अंदर ना सेंटर होगा। तो यहाँ कैसा मोशन है बोलो? 1D। और जो सर्कुलर मोशन है वो 2D मोशन है। हम तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? 1D। 1D में या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। बताओ, अगर वेलोसिटी पैरेलल है एक्सेलरेशन के, तो कौन सा एक्सेलरेशन ऐसा है जो वेलोसिटी के पैरेलल होता है?
टेंजेंशियल। अरे नहीं है क्या? अभी तो फिलहाल लिखा है 2 बार, नहीं लिखा है? तो बताओ अगर सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल अगर एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के पैरेलल होता है, तो मात्र वही एक ऐसा एक्सेलरेशन हो सकता है ना, जो कि 1D मोशन में आए। और उसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? dv बाई dt। क्या चीज? dv बाई dt। तो क्या मैं कह सकता हूं, जब कभी आपका मोशन इन 1D है, तो उसमें से सेंट्रीपिटल नाम का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। केवल और केवल कौन बचेगा? टेंजेंशियल। या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल है, हाँ या ना? आप लोग इस तरीके से फेस क्यों बनो? इतना अच्छा बताया एक्सप्लेनेशन। वो एक्सेलरेशन था, हाँ। बोलो यार। एक वेलोसिटी के पैरेलल, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, हाँ या ना? तो पैरेलल था वो क्या कहला रहा था? जो पैरेलल था वो क्या कहला रहा था? नाम नाम नाम। हाँ, टेंजेंशियल कहला रहा था। टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या था? डी वी बाय डी टी। मैग्नीट्यूड केवल लेना है, अरे हाँ या ना? तो केवल यही एक्सेलरेशन ना बचा। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये नेट एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल है, ये नेट है, ये टेंजेंशियल है। ये नेट है, ये टेंजेंशियल है, ये नेट है, ये टेंजेंशियल है। ये बोल रहा है इसके बड़ा है, इससे बड़ा हो सकता है। क्या बड़ा है ये? ये छोटा है क्या? बराबर नहीं है क्या? मतलब एक बराबर है। आया समझ में? एक्चुअली ये कौन सा एक्सेलरेशन है बच्चे? टेंजेंशियल। और ये वाला कौन सा है? नेट। आप कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? 1D। जब पेपर में सवाल ऐसे डिजाइन होके आते हैं, आप कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे ही नहीं तो बना के क्या आएंगे वहां? थोड़ा प्लीज जब बताया करें तो प्लीज अच्छे से ध्यान से सुना कीजिए क्या कह रहे हैं। अभी बच्चा बच्चा बोले ये क्या लिखा हुआ है? अरे भैया इसको ऐसे भी लिखा जाता है। एक ही बात हुआ दोनों का। नहीं, आप चाहो तो अपने नोट्स में अपडेट कर लो, ऐसे भी लिख सकते हो। डीवी बाई डी टी एक ही बात है दोनों का। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। लेकिन अगर वेक्टर डाल दिए तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा, और ऊपर में एरो लगा दिए तो नेट आ जाएगा। अगर केवल मॉड लगाए और केवल ऐसे लिखे तो टेंजेंशियल आएगा। आया समझ में? चलो। अब सुनना, आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम सुना है क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन सुना है क्या? लिख लो वो वाला चीज। टेंजेंशियल में एक चीज ऐड कर लेना, डीवी बाई डी टी। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने सुना होगा। ये ऐड कर लो प्लीज नोट्स, डीवी बाई डी टी। देखिएगा, अगर मैं कहता ये आया आपका, और अगर इसी केस में आप समझिए थोड़ा, एग्जाम्पल 2 पहले समझते हैं इसको। एग्जाम्पल 2 समझिए क्या है। अगर मैं कहता हूं एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है, एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डीवी बाई डी टी, ओके। और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और लिखाया था, v इंटू डीवी बाई डी एक्स। बोलो हाँ या ना? दोनों लिखाया था। ये डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ये टाइम के रिस्पेक्ट। अगर मैं आपसे पूछता, सुना सभी कोई, क्या अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा? इसमें बताना है यस और नो। और यहां भी बताना है वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। यस और नो। सुनिएगा अच्छे से। वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसा जरूरी है? सुनिएगा। नहीं। अगर हम बॉल को ऊपर फेंकें, समझना मेरी बात को, बॉल अपने एक सर्टेन हाइट पर गया, रिटर्न हो गया। क्यों रिटर्न हो गया? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू 0 था। क्या इस पॉइंट पे ग्रेविटी लगना बंद हो गया क्या? लग ही रहा है ना। और किधर लग रहा है बताओ? नीचे। तो ग्रेविटी तो लग ही रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? और ग्रेविटी जब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा है, याद रखिएगा एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं है, जबकि वेलोसिटी कितना हो गया है?
और ये तब पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप लेते हैं, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। समय के तुलना में जब आप वेलोसिटी को बदलते हो तब ये एक्सेलरेशन आता है, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्योंकि देखिए तो फॉर्मूला क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये टाइम पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? Time। तो ये बात कहना सही नहीं होगा, मतलब ये गलत। बट इन केस अगर एक्सेलरेशन अपने डिस्प्लेसमेंट पे लिखा हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, तो ये बात पॉसिबल है। आगे चल के हम लोग समझेंगे इस चीज को कि अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, तो ये बात सही है। इसलिए मैंने दो फॉर्मूलाज लिखाए हैं, एक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, एक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको क्या कहेंगे बोलो? विथ रिस्पेक्ट टू क्या, जल्दी बताइए? डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे पहचाने आप? बताओ, इसके नीचे क्या लिखा है बोलो? dt, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो ये बात केस सही है जब कभी डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये बात गलत है जब टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और उससे सबसे अच्छा इलस्ट्रेशन ये है। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 3 में आप इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में समझो। हम इसके बारे में पढ़ा नहीं रहे, इक्वेशन ऑफ मोशन पहले समझा रहे हैं आपको। याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कब एप्लीकेबल होता है? अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। एक्सेलरेशन क्या हो जाए? जीरो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका नहीं एप्लीकेबल है। ऐसा क्यों? नॉट एप्लीकेबल। नहीं, तुम इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो थोड़ी पुरानी दिन, क्या था बोलो? E बराबर यू प्लस, और क्या था बोलो? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबने पढ़ा होगा। ई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एक और होता है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। समझेंगे सारे बारे में, ठीक है। एक भी इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ जहां पे एक्सेलरेशन ना हो। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए जहां पे एक्सेलरेशन का चर्चा है ही नहीं। देखिए पहला इक्वेशन, दूसरा, तीसरा, और ये मैंने अलग से लिखा है, इसका यूज केस बताएंगे। कहीं भी बिना एक्सेलरेशन के लिखा हुआ है क्या? जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। मैं पूछ रहा हूँ, जब एक्सेलरेशन कितना है बोलो? जीरो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है नहीं। तो क्या लिखेगा? इट इज नॉट व्हाट, जल्दी बताइए। पहला। सेकेंड, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए, ज्यादातर केसेस में नहीं होता, इन केस अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए तब भी इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है, इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आप एक्सेलरेशन को वेरी कर दो ना, तब भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप नहीं लगा पाएंगे। भैया ये जो पूरा चल रहा है एक ही एक्सेलरेशन का चर्चा है। एक ही केस में इक्वेशन ऑफ मोशन आप कहते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा बोलो? कांस्टेंट। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। तो आज जो आप बाय डिफॉल्ट जो लगाते आ रहे हो ना इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही लगा रहे हैं। कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू बदल नहीं रहा है समय के साथ। अगर वो बदलने लगे ना, तो सोचो, एक बात बताओ, इस पूरे इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन कितनी बार रेकर हुआ है? रेकर ही नहीं हुआ है, एक ही बार है वो। बोलो हाँ या ना? जब एक ही डेटा एक्सेलरेशन का है, तो अगर मैं तुमको दो वैल्यू दे दूं, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वैल्यू बदल जाए। अभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कल के दिन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, तो समय के बाद आप 2 रखेंगे कि 4 रखेंगे? सोचिए। नहीं पता ना, अरे एक ही रखना है आपको, या तो 2 या तो 4। वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ही एप्लीकेबल है। अगर एक्सेलरेशन वेरी कर ले तो आप नहीं कर सकते सवाल को, और अगर जीरो हो गया तो खत्म हो गया ना इक्वेशन ऑफ मोशन। सारा टर्म ही जीरो हो जाएगा प्लस के बाद वाला। आया समझ में? तो ये केवल और केवल कब एप्लीकेबल होता है बोलो? जब ये क्या है बोलो? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन के प्रैक्टिस के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही चर्चा चलता है। बेसिकली मोशन करते हैं, बड़े एक्स्ट्रा इसका मीनिंग समझाएंगे आपको जब यूज केस आएगा। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ये क्या होता है? पहले ये क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? हाँ। क्या? एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी भी जीरो होगा इसमें। एक्सेलरेशन जीरो हुआ, वेलोसिटी इसलिए जीरो हुआ क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है। समय के डिपेंडेंसी में रहा तो देखिए क्या है,
एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी भी 0, या वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। लॉजिक इसके पीछे समझिए क्या है। अगर आप इसका एक्सेलरेशन को 0 कर दोगे, ठीक है? अगर इसको 0 कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, देखो ऐसे करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय dx क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, वेलोसिटी का टर्म वो खत्म हो जाएगा। आया समझ में? तो ये पॉसिबिलिटी है एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी 0 जब ये विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हैं। बट इसके केस में नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक कंट्रोल क्वांटिटी है, समझना मेरी बात को। डिस्प्लेसमेंट किसी चीज का कंट्रोलेबल है, आपका चलना या ना चलना ये आप पे निर्भर करता है, बट समय नॉट कंट्रोल। आप रुके हैं समय भर में, आप चल रहे हैं तब भी समय चेंज हो रहा है। तो क्या नहीं बदल सकता है बोलो? समय, टाइम, सॉरी, क्या नहीं बदल सकता है? डिस्प्लेसमेंट। पर टाइम क्या कंट्रोल कर सकते हैं आप? नहीं, टाइम तो बदलेगा। आया समझ में? तो जो चीज वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं है, और जो चीज कंट्रोल हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है। मैं किसी चीज को चलना ही बंद करवा दूं, अरे यार सोचो ना, इसका मीनिंग क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो मतलब वो चीज चलना ही बंद कर चुका है। जो चीज चल ही नहीं रहा, क्या उसके पास स्पीड या आएगा? नहीं है, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? बट टाइम सबसे बेस्ट एग्जांपल इसीलिए ये दिया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी रुकना नहीं होगा, और वेलोसिटी 0 भी हो जाए तो क्या कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक ना? अब सोचो, यहाँ पे अगर ये रुक गया, चलो समझाते हैं। देखो एक बार ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा, द कांसेप्ट इज रिक्वायर्ड। सवाल मैं भी करवा दूंगा, पिछले सेशंस के अंदर मैंने एवरेज में ही क्वेश्चन कराए थे ना। वंस यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, स्पीड देखा था पेपर का कैसा हुआ था? हाँ या ना? अरे भाई क्वेश्चन कर रहे थे ना, खुद ही देख लिया था ना स्पीड कैसा पकड़ा था पेपर में। क्वेश्चन जब करवा रहे थे आप खुद ही समझ रहे थे ना। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग गिविंग यू द कांसेप्ट, ताकि आपका स्पीड एक्सेलरेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी में प्रैक्टिस करेंगे, जीरो से लेके हाई तक। लेकिन आपको सब कुछ अच्छे से रिवाइज करके, और देखो एक बात बताता हूँ बच्चा, मुझे कोई शौक नहीं है, आपको ये ना एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक दिन में भी खत्म करवाया जा सकता है। एक दिन में एक्सेलरेशन नहीं करवाना है फिर मुझे, समझ में आई? वो भी तरीका पता है कि एक दिन में आपको वेलोसिटी भी पढ़ा देंगे, एक्सेलरेशन भी पढ़ा देंगे, डिस्प्लेसमेंट भी, और कुछ छूटेगा भी नहीं आपका बुक से। ये मुझे भी पता है कैसे करवाना है। तो वो काम चोरी वाला काम मैं करूंगा नहीं, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन के ऊपर पूरा टॉपिक आपको केवल थ्योरी थ्योरी बताया आज। जब नेक्स्ट डे आएंगे तब प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके वो कंसेप्ट डेवलप होगा एक्सेलरेशन का यूज केस क्या है। अब जितनी चीजें बताए हैं ना, आगे आने वाले दूसरा और तीसरा चैप्टर के अंदर यूज होगा, इस कारण से आपको डेवलप कराया गया अभी से। सुनो, तो बॉल को फेंको, यहाँ पे बॉल रेस्ट में है, मोशन में है, वेलोसिटी कितनी होगी? एक्सेलरेशन 0 हुआ, लग रहा है ना अभी भी एक्सेलरेशन। बट अब बताओ, अगर पार्टिकल रेस्ट में चला है इस मोमेंट पर, तो क्या वो डिस्प्लेस कर रहा है? कर रहा है डिस्प्लेस? अरे यार, रेस्ट में मोशन में है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, होगा है ना वो। तो वही तो बोला, रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट देखना है आपको। तो पार्टिकल डिस्प्लेस करना बंद कर चुका है अब, तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन लग रहा है, बट ये तो रुक चुका है ना। जब रुक ही गया, तो जब कोई रुका हुआ है, आप रुके हुए हैं ना, तो आपके पास स्पीड है ना, वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन है, तो आप जब रुक ही गए तो कुछ आपके पास बचा ही नहीं ना, तो जीरो हो जाएगा। यस, बट टाइम अभी भी लग रहा है। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ही आता है ना। आप इसकी यूनिट को पकड़िए, मीटर पर क्या लिखा हुआ है, मतलब सेकंड में डिपेंडेंट है ये, ऐसा में इस कारण से। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आ गया? और ये बातें दिमाग में रखिएगा कि कब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई। चलिए कॉपी कर लीजिए सब कुछ।
डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर शेयर कर दिया है वो, और ये प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा जाके घर पे। ओके, 1 और 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है बच्चे, सुनो सबके सब आप लोग भी डिफरेंशिएशन को पूरा कंप्लीट करके आएंगे। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया है, सॉरी भेज दिया है, कोशिश कीजिएगा पूरा कंप्लीट करने का। ओके, हाँ क्या 4 नंबर का बच्चे अभी अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं ना। आज का टॉपिक क्या है, क्या लिखा हुआ है, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, 2n-1, हाँ 2n-1, ए बाई टू 2n-1। इक्वेशन ऑफ मोशन पे जब चर्चा करेंगे बहुत डिटेल से सब कुछ समझ लीजिएगा, अभी कुछ नहीं। ओके, आया समझ में? दिस ऑल अबाउट व्हाट इज एक्सेलरेशन। और आप और मैडम आप ग्रीन शर्ट, टाइम देख के आया कीजिए तीनों, ठीक ना? 7:30 कौन सा टाइम है आने का भाई? कभी उठ के आ जाते हैं आप लोग? चलिए आइए कल।